हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कर रहे थे परीक्षावाणी रिवीजन लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो आज हम पहुंच गए हैं यूनिट नंबर 8, जो है उत्तराखंड की मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई। तो हमारे हर एक यूनिट, हर एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। लाइन बाय लाइन पूरा समझ के चीज़ें करेंगे कंप्लीट, ताकि हमारे पेपर में कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आए, हम सारे क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है। मृदा वह तो स्टार्ट करते हैं मृदा से। मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों के विगलन से निर्मित पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होती है और पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकी रहती है। ठीक है। मृदा में खनिज पदार्थ, जैव पदार्थ, जल, वायु तथा के अलावा कई प्रकार के सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। विभिन्न जगहों में मृदाओं में इन पदार्थों के अनुपात भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हीं भिन्नताओं के कारण आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के संपूर्ण मृदा को 8 प्रमुख भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें आती है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय, पीट, दलदली तथा लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी में बांटा गया है। ठीक है, इस विभाजन के अनुसार उत्तराखंड की मृदा पर्वतीय या वनीय मृदा है, जो कि अभी विकसित अवस्था में है। इस मृदा में चूना, फास्फोरस की कमी, लेकिन जीवाश्म की अधिकता है। उपरोक्त विभाजन संपूर्ण देश के संदर्भ में एक सामान्य विभाजन है। धरातलीय एवं जलवायु संबंधी भिन्नताओं के कारण राज्य में अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, क्योंकि जो राज्य की भौगोलिक स्थिति है वो एक समान नहीं है। यहाँ पे उच्चावच भी है, प्लेन्स भी मिलेंगे, पहाड़ी भी मिलेंगे और बर्फीला वो भी मिलेगा, बर्फीले पहाड़। तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तराई मिट्टी। ठीक है, राज्य के सबसे दक्षिणी भाग में देहरादून के दक्षिणी सिरे से उधम सिंह नगर तक कहीं महीन कणों के निक्षेप से निर्मित तराई मिट्टी पाई जाती है। राज्य के अन्य मिट्टियों की अपेक्षा यह अधिक परिपक्व तथा नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी वाली मिट्टी है। यह मृदा समतल, दलदली, नम और उपजाऊ होती है। इस क्षेत्र में गन्ने एवं धान की पैदावार अच्छी होती है, तराई क्षेत्र में। ठीक है, फिर आता है भावर मृदा। तराई के उत्तर और शिवालिक के दक्षिण में यह मृदा पाई जाती है। हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यह मिट्टी कंकड़ों, पत्थरों और मोटे बालुओं से निर्मित होती है, जो कि काफ़ी छिछली होती है, जिस कारण जल नीचे चला जाता है। यह मृदा कृषि के लिए उपयुक्त है, अनुपयुक्त है भावर क्षेत्र, क्योंकि इसमें पथरीले कंकड़ पत्थर होते हैं। यहाँ कृषि करना अनुपयुक्त है, मतलब उगेंगी नहीं चीज़ें। ठीक है, थर्ड आता है चरागाही मृदाएं। ऐसी मृदाएं निचले भागों में जलधाराओं के निकट, नदियों एवं अन्य जल प्रवाहों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा को निम्न 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट आता है मटियार दोमट। भूरा रंग होता है इसका, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की अधिकता होती है, इसमें चूना कम होता है चरागाहों वाली मिट्टी में। ठीक है, सेकंड आती है अत्यधिक चूनेदार दोमट मिट्टी। थर्ड आती है कम चूनेदार दोमट मिट्टी। फिर आती है गैर चूनेदार दोमट मिट्टी। फिर बलुई दोमट मिट्टी। फिर आती है टर्शरी प्रकार की मिट्टी। ऐसी मिट्टी शिवालिक की पहाड़ियों तथा दून घाटियों में पाई जाती है। कैसी? टर्शियरी मिट्टी, जो हल्की बलुई छिद्रमय अर्थात आर्द्रता को कम धारण करती है। इसमें वनस्पति एवं जैव पदार्थ की मात्रा कम होती है, लेकिन दून घाटी में मिट्टी में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा वनस्पति के अंश की अधिकता तथा आर्द्रता धारण करने की क्षमता अधिक होती है दून क्षेत्र में। फिर आती है क्वार्ट्ज मिट्टी। यह मिट्टी नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है। क्वार्ट्ज मिट्टी आद्य पुरा एवं मध्यकल्प के क्रिस्टेशियस युग में निर्मित सिस्ट सेल क्वार्ट्ज
आदि चट्टानों के विदीर्ण होने से इसका निर्माण हुआ है। यह मिट्टी हल्की एवं उपजाऊ होती है। फिर आती है ज्वालामुखी मिट्टी। नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। आग्नेय चट्टानों के विदीर्ण होने से निर्मित यह मिट्टी हल्की एवं बलुई है तथा कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। दोमट मिट्टी आती है। फिर शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढालों और दून घाटियों में सहज ही उपलब्ध इस मिट्टी के में हल्का चिकनापन के साथ चूना लौह अंश एवं जैव पदार्थ विद्यमान रहते हैं। भूरी लाल पीली मिट्टी। नैनीताल मसूरी व चक्राता के निकट चूने एवं बलुआ पत्थर सेल तथा डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित यह मृदा पाई जाती है। इसका रंग भूरा, लाल अथवा पीला होता है। ऐसी धरातली चट्टानों एवं वानस्पतिक अवशेषों के कारण होता है। यह मृदा अधिक आर्द्रता ग्राही और उपजाऊ होती है। फिर देखते हैं हम लाल मिट्टी। यह मिट्टी अधिकांशतः पहाड़ों की ढालों अथवा पर्वतों के किनारे होती है। यह मिट्टी असंगठित होती है। वन की भूरी मिट्टी। फिर आती है वन की भूरी मिट्टी। यह मिट्टी उत्तराखंड के अधिकांश वनी भागों में पाई जाती है। इसमें जैव तत्वों की अधिकता तथा चूने व फास्फोरस की कमी होती है। फिर आती है भस्मी मिट्टी। यह मिट्टी कम ढालू स्थानों, पर्वत श्रेणियों, अंचलों एवं उप उष्ण देशीय तथा समशीतोष्ण संभागों में पाई जाती है, मतलब स्थानों में पाई जाती है। फिर आती है उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा। यह मृदा कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में मिलती है। अत्यधिक शुष्कता व वनस्पति के अभाव के कारण यह बिल्कुल अपरिपक्व होती है। इसकी पतली पतली परत होती है। उच्च मैदानी मृदा। यह मृदा 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले घास के मैदानों में मिलती है। शुष्क जलवायु, वायु अपक्षय एवं हिमानी अपरदन के प्रभाव के कारण इन मिट्टियों में प्रायः नमी की कमी पाई जाती है। यह हल्की क्षारीय तथा कार्बनिक पदार्थों के उच्च मात्रा से युक्त होती है। चट्टानी टुकड़ों तथा अन्य प्रदूषित पदार्थों के मिश्रण के कारण इस मिट्टी का गठन एवं संरचना में भिन्नता आ जाती है। इन्हें एल्पाइन चरागाह पास्चर्स मृदा भी कहते हैं। फिर आता है उप पर्वतीय मृदा। घास के मैदानों से निचले भागों में यह जहाँ देवदार, स्प्रूस, ब्लू पाइन आदि के वन मिलते हैं, ऐसी मृदा पाई जाती है। इनमें जीवांश अधिक होता है। इस मृदा की ऊपरी परत रेतीली संगठित होती है, जबकि निचली असंगठित होती है। इनका रंग लाल, भूरा अथवा पीला होता है। वर्षा की अधिकता के कारण इनमें आर्द्रता अधिक होती है। कृषि देखते हैं। इसके बाद उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 69.77% आबादी गांवों में निवास करती है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि से जुड़ी हुई है। राज्य में भू सुधार एवं भू प्रबंधन। ब्रिटिश काल से पूर्व राज्य में जो भी भूमि बंदोबस्त किए गए थे वे सभी मनुस्मृति पर आधारित थे। अंग्रेजों से ठीक पूर्व 1812 में गोरखा काल में भूमि बंदोबस्त कराया गया। ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त 1815 से 16 में हुआ था। तब से लेकर अब तक राज्य में कुल 12 भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं। 1815 में ई गार्डनर के नियंत्रण में कुमाऊं में तथा 1816 में ट्रेल के नियंत्रण में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त हुआ था और भू राजस्व के मद में 85.195 रुपये तय किया गया था। ब्रिटिश काल का नवा और सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त 1863 से 73 में हुआ था, जो कि जी.ई. विंकेट की अध्यक्षता में होने के कारण विंकेट बंदोबस्त के नाम से जाना गया। नवा जो भूमि बंदोबस्त हुआ था उसे विंकेट बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। विंकेट बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया गया था। इस बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया। तराऊ, उपराऊ,
उज्ज्वल, उपराऊ, दोयम, इजराइल व कंटील। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि वेंकेट के टाइम पे कितने वर्गों में बांटा गया था भूमि को, 5 वर्गों में, और इनके नेम आए थे तराऊ, उपतराऊ, उज्ज्वल, उपरांत, दोयम, इजराइल, कंटील। इनमें से कौन सा नहीं था करके क्वेश्चन आया था। तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कब कहाँ से, यू नेवर नो कहाँ से कब क्वेश्चन आ जाए। ब्रिटिश समकाल का 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 में केवल गढ़वाल मंडल में इबर्टसन के नेतृत्व में संपन्न हुआ। स्वतंत्रता के बाद 1960 से 64 तक संपन्न 12वें बंदोबस्त में मात्र भू अभिलेखों को अध्यावधिक करने तक सीमित था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1/8 एकड़ तक के जोतों को भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया, जिस कारण इस क्षेत्र में 90% किसान भू राजस्व की देनदारी से मुक्त हो गए। भू राजस्व से मुक्ति मिलने के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण युवक खेतों को परती छोड़कर मैदानों की ओर पलायन करने लगे। अतः बंजर और परती खेतों की संख्या बढ़ने लगी और खाद्यान्न में आत्मनिर्भर क्षेत्र आयातकर्ता बन गए। गठन के ठीक पूर्व राज्य कुल में सक्रिय जोतें 9.26 लाख थी, जो अब 3.5% घटकर 8.91 लाख रह गई। अंततः 35,000 जोतें परती एवं बंजर में तब्दील हो गई। यह पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक हो रहा था। अतः जरूरत है कि नए सिरे से भूमि बंदोबस्त किया जाए, जो कि खातेदार भूमि को छोड़कर गायब है। सरकार उसके भूमि को अधिग्रहित कर भूमिहीनों को वितरित करे और वन पंचायतों को वनीकरण हेतु सुपुर्द कर दे। राज्य में कृषि भूमि नमूने नापने के लिए नाली व मुट्ठी पैमाने का प्रयुक्त किया गया। ये पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड है, कि उत्तराखंड में भूमि नापने की इकाई कौन कौन सी है। नाली, मुट्ठी, पैमाना, ये सारी है। एक नाली बराबर 200 वर्ग मीटर होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। एक नाली बराबर कितना होता है? एक नाली बराबर 200 वर्ग मीटर होता है तथा 50 नाली बराबर 1 हेक्टेयर होता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर आता है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकार। राज्य में मैदानी भागों में कृषि भूमि का विभाजन मिट्टी की प्रकृति के आधार पर किया जाता है, जबकि पर्वतीय भागों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार किया गया है। पर्वतीय भागों में 3 प्रकार की भूमियाँ मिलती हैं, तराऊ, उपराऊ और इजरान। तो तराऊ भूमि क्या होती है? यह भूमि घाटी के तलों में मिलती है, जहाँ सिंचाई की सर्वोच्चतम व्यवस्था होती है। यह भूमि उपराऊ भूमि से 3 गुना अच्छी होती है। सेकेंड आती है उपराऊ भूमि। यह सिंचित भूमि ऊपरी भागों में मिलती है। इसको दो वर्गों में उपराऊ उज्ज्वल तथा उपराऊ दोयम में बांटा गया है। उपराऊ उज्ज्वल उपराऊ दोयम से 1.5 गुना अच्छी होती है, जबकि उपराऊ दोयम इजराइल भूमि से 2 गुना उत्तम होती है। इजराइन भूमि क्या होती है? वनों के बीच या किनारे में अपरिपक्व पथरीली भूमि को इजराइन भूमि कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में गांव के समीप की भूमि को घरिया, गांव के मध्य की भूमि को बिचलिया व वनों से लगी हुई भूमि को बुड़िया कहा जाता है। खेती के प्रकार देखते हैं अब इसमें से पूछ लेते हैं। सीढ़ीदार खेती, या मतलब कोई भी एक फॉर्म दे देंगे। तो ये किसका प्रकार है, ऐसे करके क्वेश्चन आया है पहले। कंटूर फार्मिंग क्या है, ये भी आया हुआ है। तो एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो खेती के प्रकार हम देखते हैं। सबसे पहले है समोच्च खेती, इसे कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं। तो कंटूर फार्मिंग का दूसरा नाम आया तो समोच्च खेती है। कंटूर फार्मिंग का मतलब क्या है? ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग 2 बिंदुओं को मिलाने की काल्पनिक रेखा को कंटूर कहते हैं। एक ही ऊंचाई के 2 अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। जब पहाड़ी ढालों में विछाई कंटूर रेखा पर खेती की जाती है तो उसे कंटूर या समोच्च फार्मिंग कहते हैं। इस विधि से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी नमी सुरक्षित रखी जाती है, जबकि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भू
क्षरण को कम होता है, तो इसे कंटूर फार्मिंग कहते हैं या समोच्च खेती। ठीक है। नेक्स्ट है सीढ़ीदार खेती। जब भूमि अधिक ढालू होती है तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें ढाल को सीढ़ियों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। उन सीढ़ियों से आड़ी जुताई की जाती है। फिर आते हैं स्थानांतरण खेती है। स्थानांतरणशील खेती का दूसरा नाम झूमिंग खेती भी है। राज्य की कुछ आदिम जातियां इस प्रकार की खेती करती हैं। सर्वप्रथम किसी स्थान का चुनाव कर उसकी झाड़ियों को काटा जाता है। मेनली ये वाली स्थानांतरित खेती या झूमिंग खेती राजी व भोटिया जनजाति में बहुत। किसी क्षेत्र की झाड़ियाँ साफ की जाती हैं और फिर कुछ वर्षों तक उसमें कृषि की जाती है। फिर उर्वरता समाप्त होने तक उस स्थान को बदल दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है फसलोत्पादन। ठीक है। राज्य में रबी एवं खरीफ की फसलों की खेती अधिक और जायद की अपेक्षाकृत कम खेती की जाती है। रबी फसलों की बुआई शीत ऋतु की शुरुआत अर्थात अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में और कटाई मार्च से अप्रैल तक की जाती है। इन फसलों को कम जल और औसत ताप की आवश्यकता होती है। इनके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी आदि, आलू आदि आते हैं। खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें अधिक जल और अधिक ताप चाहने वाली होती हैं, अतः इनकी बुआई मई से जुलाई तक और कटाई सितंबर अक्टूबर तक की जाती है। इसके अंतर्गत चावल, कोदो, कौड़ी, मरवा, झंगोरा, मक्का, चौलाई, उड़द, तिल, राजमा, मूंग, बाजरा आदि फसलें आती हैं। राज्य के गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं मंडल में कृषि भूमि अधिक है। राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर गेहूं की खेती की जाती है। राज्य में मैदानी भागों में मुख्य रूप से गेहूं, धान, गन्ना, उड़द, मूंग, चना, मटर, सोयाबीन आदि की खेती की जाती है। जबकि पर्वतीय क्षेत्रों के में उपरोक्त फसलों के अलावा मांस, उड़द, तूर, गहत, राजमा, भट्ट, चौलाई, मड़वा, झंगोरा, चीला, काकुन, उगल, रयाल धान, लाल धान आदि की फसलें की जाती हैं। गेहूं राज्य का एक प्रमुख फसल है। इसके लिए दोमट मिट्टी 50 से 70 सेंटीमीटर तक वर्षा, आरंभ में 10 से 15 सेंटीग्रेड तथा बाद में 20 से 25 सेंटीग्रेड का तापमान सर्वोत्तम है। उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि के लगभग 33% भाग में गेहूं बोया जाता है। कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा ज़्यादा गेहूं बोया जाता है। राज्य में प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल है। चावल राज्य का द्वितीय प्रमुख फसल है। इसके लिए चिकनी या उपजाऊ या मटियार दोमट मिट्टी, गर्म जलवायु 75 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा, रोपते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, पकते टाइम 27 डिग्री तक तापमान की आवश्यकता होती है। उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि के लगभग 21.6% में चावल उगाया जाता है। प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं यूएस नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी एवं बागेश्वर। नेक्स्ट है गन्ना। गन्ना राज्य के तृतीय प्रमुख फसल है। इसके लिए चिकनी दोमट मिट्टी 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा, 20 से 26 सेंटीग्रेड तक तापमान। उत्तराखंड के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 6% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। अब आता है जौ। गढ़वाल मंडल में जौ की खेती ज़्यादा की जाती है। राज्य में पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। मक्का। राज्य के प्रमुख मक्का उत्पादक जिले देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल आदि हैं। मडवा, कोदो या रागी। मडवा का नाम कोदो या रागी भी है। राज्य के पर्वतीय भागों में मडवा की खेती की जाती है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर आदि प्रमुख मडवा उत्पादक जिले हैं। सरसों की खेती के लिए आरंभ में 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक, बाद में 20 से 25 सेंटीग्रेड तक ताप सर्वोत्तम है। राज्य के यूएस नगर, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी और नैनीताल आदि जिलों में
सरसों की खेती की जाती है। दालें, राज्य में कलों, गुरूस, गेहत, मांस, भट्ट, राजमा, मसूर, चना, उड़द आदि की दालें प्रमुख हैं। सब्जी मसाले, सब्जी मसालों में सब्जी में आलू मुख्य है, जो कि प्राय सभी जिलों में पाया जाता है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, मटर, बैंगन, हरा, ये तो सभी को पता है। अल्मोड़ा के किशन चंद जोशी ने, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये क्वेश्चन आया हुआ है, उत्तराखंड के किशन चंद जोशी ने विश्व का सबसे बड़ा मिर्च का पौधा उगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने पौधे की ऊंचाई 6.6 मीटर मतलब 21.64 फीट और गोलाई 3 फीट के फैलाव 8.2 फीट की थी। तो किशन चंद जोशी का नाम याद रखना, विश्व का सबसे लंबा मिर्च का पौधा उगाया इन्होंने। ठीक है, अब बागवानी फसलें देख लेते हैं कुछ। जैसे लीची उत्पादक क्षेत्र देहरादून को कहते हैं। देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, इसमें लीची प्रमुख रूप से पाई जाती है। अब आते हैं सेब। राज्य में सेब के बाग हरिद्वार, यूएस नगर को छोड़कर सारे जिलों में पाए जाते हैं। इसे न्यूजीलैंड ब्रांड और के नाम से तथा अन्य राज्यों में हिमाचली ब्रांड के नाम से भी बेचा जाता है। संतरा और नींबू, ये दोनों एक ही वंश के पौधे हैं। राज्य के नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। यहाँ पर देसी, नागपुरी, एम्पदर तथा लड्डू की किस्मों का संतरा पैदा किया जाता है। नाशपाती, राज्य के नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, चमोली आदि जिलों में नाशपाती का उत्पादन किया जाता है। अखरोट, राज्य के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, गढ़वाल आदि जिलों में अखरोट उत्पादित किया जाता है। औषधि फसलें हम देखते हैं। बेलाडोना हमने इससे पहले क्लास जब करी थी, हमने देखा था कि बेलाडोना की खेती सर्वप्रथम की गई थी राज्य में। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ दी गई है। राज्य में सर्वप्रथम बेलाडोना की खेती की गई है, की गई थी 1903 में। कुमाऊं क्षेत्र में शुरू की गई थी। आज राज्य के कुटकी, अफीम, पायरेथम आदि कई औषधि पौधों की खेती की जाती है। फिर आता है जिरेनियम अफ्रीकी मूल का एक शाकीय सुगंध युक्त पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम पेलरगोनियम, जिरेनियम से याद रखना पेलरगोनियम ग्रेविग्रेलेंस है। इसे गुलाब की सुगंध युक्त जिरेनियम भी कहा जाता है। इससे सुगंधित तेल भी बनाया जाता है। फिर आती है चाय के लिए आदर्श एवं शुष्क उष्ण जलवायु तथा 200 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। राज्य में मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित पर्वतीय डालों पर चाय पैदा की जाती है। राज्यों में चाय के बाग अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून आदि 7 पर्वतीय जिलों में 18 ब्लॉकों में 1000 से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। राज्यों में उत्पादित ऑर्गेनिक चाय को जापान, कनाडा तथा हॉलैंड द्वारा परीक्षणों के बाद श्रेष्ठ चाय घोषित किया गया। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं जो हमने पीछे पढ़ी हुई हैं, एक साथ दी गई है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो, याद करने में इजी रहेगा। अदरवाइज़ आप वीडियो को स्टार्टिंग से फिर से लगा के रिपीट करके बार बार देख सकते हैं, तो चीज़ें याद हो जाएंगी। चाय विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? 2012 से 15 तक। ठीक है, अब कुछ योजनाएं आई थी, ये योजनाएं देख लेना। राष्ट्रीय बीमा योजना, कृषि योजना, जैविक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैविक प्रमाणीकरण एवं विपणन, कृषि यांत्रिकरण, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण, कृषि महोत्सव का आयोजन, राष्ट्रीय जलागमन विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अनेक योजनाएं चलाई गई। और राज्य में कृषि नीति 2011 से स्टार्ट की गई थी। वर्ष 2011 से 12 में प्रदेश के लिए नई कृषि नीति अनुसूचित की गई।
जिसमें खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की दृष्टि से प्राथमिकताएं निम्नवत निर्धारित की गई थी। मैदानी क्षेत्रों में मृदा स्वास्थ्य सुधार एवं पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा एवं नमी संरक्षण के तथा जल संरक्षण, लघु एवं सीमांत कृषकों को लाभ पहुंचाने के लिए विधि के अंतर्गत फार्मिंग सिस्टम अप्रोच पर आधारित फॉर्म इकोनॉमिक मॉडलों का विकास तथा इसके प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबंधन, फसल एवं जल प्रबंधन, फसल उत्पादन से संबंधित समस्याओं एवं उनके निवारण हेतु कृषि शोध, कृषि शिक्षा एवं कृषि प्रसार तंत्र में सुधार, बीज एवं पौधरोपण सामग्री के उत्पादन, मानक निर्धारण, गुणवत्ता एवं विपणन तथा विपणन पर विशेष बल, पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी, सामूहिक कृषि संविदा, कृषि को प्रोत्साहन, जलागमन आधारित भूमि एवं जल प्रबंधन करते हुए कृषि वानिकी, औद्योगिक मत्स्य पालन एवं पशुपालन के विकास हेतु क्षेत्रगत विशेषताओं के सापेक्ष दीर्घकालीन क्षेत्र नियोजन तथा क्रियान्वयन व शासकीय तथा निजी साधनों के अनुकूलतम उपयोग द्वारा बहुआयामी कृषि से संबंधित क्षेत्रों में प्रसार है। उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन। राज्य में गुणात्मक बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण 14 मार्च 2001 से स्थापित की गई। तो 2001 से बहुत सारी चीज़ें स्थापित की गई, जैसे उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन, और जो राष्ट्रीय चिन्ह है तो वो भी 2001 से स्टार्ट की गई हैं। ठीक है, आपको ईयर याद रखने हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। शासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक मानकों के अनुरूप देश एवं विदेश में जैविक प्रमाणीकरण कार्यों के संचालन हेतु 8 जून 2006 से उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी देहरादून को प्राधिकृत कर अनुज्ञात किया गया। मृदा परीक्षण कार्यक्रम। राज्य में मृदा उर्वरकता के परीक्षण हेतु सभी जनपदों में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा सूक्ष्म जीवों के विश्लेषण की सुविधा उपलब्ध है। जैविक खाद्य एवं उर्वरक। मृदा में उपयोगी पोषक तत्वों की मात्रा की पूर्ति के लिए जैविक खादों का उपयोग सदैव ही प्राकृतिक एवं परंपरागत स्रोत रहा है। राज्य में जैव उर्वरकों के उत्पादन में कई इकाइयां स्थापित हैं। जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड के जैविक राज्य घोषित किया गया। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड किसानों को उनकी उपज का न्यायोचित मूल्य दिलाने हेतु बोर्ड मंडी परिषद का गठन दिसंबर 2000 में किया गया। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना। इसके अंतर्गत उत्तराखंड की 5 अनाज मंडी समितियों क्रमशः हरिद्वार, काशीपुर, गदरपुर, किच्छा एवं सितारगंज का चयन किया गया, जिसमें किसान अपनी उपज की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं। ये एक अच्छी स्टार्टअप था। अच्छा, व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना। इसमें अगर किसी की व्यक्तिगत दुर्घटना उत्तराखंड कृषि बोर्ड उत्पादन विपणन द्वारा संचालित किया गया, तो किसी की मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए, शारीरिक क्षति होने पर 3,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कृषि उत्पादन क्षति सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के अनुसूचित मंडी क्षेत्रों में खेत में तैयार फसल या खेत कटी फसल अथवा मड़ाई हेतु खलिहान में रखी फसल या उपज अवशेष अंश या अग्नि दुर्घटना में क्षतिपूर्ति अथवा आकाशीय बिजली द्वारा कृषक के मकान में अचानक आग लग जाने, पशुधन क्षति वगैरह के लिए इन समितियों का गठन किया गया। कृषि विविधीकरण परियोजना। 20% केंद्रीय सहायता से यह परियोजना सितंबर 1998 में लागू की गई, लेकिन मई 2001 से इस परियोजना को राज्य में लागू किया गया। इसका मुख्य कार्यालय देहरादून में है। कोर वैली बीज उत्पादन योजना। इस योजना का संचालन पर्वतीय क्षेत्रों में बीज की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रमाणिक बीजों का 50% अनुदान दिया जाता है किसानों को।
बीज ग्राम योजना, इसमें भी 50% अनुदान दिया जाता है किसानों को। कृषक सूचना एवं परामर्श केंद्र, किसानों को कृषि संबंधी जानकारियां देने हेतु प्रदेश में प्रत्येक विकास खंड पर कृषक सूचना एवं परामर्श केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों को ब्रांड बैंड से जोड़ा जाता है। किसान रत्न सम्मान 2010 से शुरू की गई इस योजना के तहत कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित किसानों को सम्मानित किया जाता है। ये एक अच्छी शुरुआत मानी गई है। पशुपालन, अब देखते हैं पशुपालन में राज्य में लगभग 2012 के अनुसार कुक्कुट आदि को छोड़कर, मतलब जो कुत्ते, हाथी, खरगोश, कुक्कुट आदि को छोड़कर पशुधन संपदा लगभग 4794730 इतनी पशुधन संपदा है राज्य में। सरकार पशुपालन को स्वरोजगार परक एवं अर्थव्यवस्था का मूल आधार बनाकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद GDP में इसका योगदान बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। अब हम देखते हैं पशु विकास। तो राज्य में पशुधन के विकास के लिए उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड तथा पशु चिकित्सा हेतु उत्तराखंड पशु चिकित्सा परिषद का गठन किया गया। इसमें उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का गठन किया गया है। तो गौवंश शोध एवं विकास हेतु पशुलोक ऋषिकेश में गौ विकास एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का स्थापना की गई है। और नैनीताल में भी 2 प्रयोगशालाएं संचालित की गई हैं। चारा विकास के अंतर्गत पशुलोक व पंतनगर में 2 चारा बैंकों की भी स्थापना की गई है। महिलाओं की श्रम बचत के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक चारा बैंक की स्थापना की गई है। डेयरी विकास, राज्य में प्रथम दुग्ध संस्थान संघ की स्थापना 1949 में हल्द्वानी में की गई थी। वर्तमान में राज्य में दुग्ध समितियों के निबंधन, निरीक्षण, चयन, जांच, लेखा परीक्षा तथा योजनाओं का मूल्यांकन के लिए प्रदेश स्तर पर एक विभाग, डेयरी विकास विभाग और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु त्रिस्तरीय समितियां हैं। यथा प्रदेश स्तर पर उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन, जिला स्तर के दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ, दुग्ध समितियां आदि में सदस्य जुड़े हैं। राज्य में डेयरी विकास की योजनाएं, कई सारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें मुख्य इस प्रकार है। महिला डेयरी विकास परियोजना, स्वयं सहायता समूह गठन और मिनी डेयरी योजना, समन्वित डेयरी विकास परियोजना और आंचल ब्रांड तो आपको पता ही होगा, इससे दूध, मिल्क पाउडर प्लांट और नैनीताल में डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई। अब देखते हैं भेड़ एवं ऊन विकास। राज्य में भेड़ों तथा ऊन के विकास के लिए उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास का गठन किया गया। इस बोर्ड के अनुसार 2004 से 5 में एक एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। भेड़ एवं ऊन विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य में 12 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र तथा 113 भेड़ एवं ऊन प्रसार केंद्र कार्यरत हैं, जबकि पौड़ी में सघन भेड़ विकास परियोजना संचालित है। पशुलोक ऋषिकेश में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला तथा मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल में ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। ऊन के लिए अंगोरा बकरी का पालन को बढ़ावा दिया गया। 5 अंगोरा बकरी प्रजनन क्षेत्र भी घोषित किए गए। अब कुक्कुट एवं सूकर विकास। कुक्कुट क्या होता है? जो मुर्गियां होती हैं, उनके विकास हेतु 3 राजकीय कुक्कुट प्रदेश पशुलोक ऋषिकेश, हवलबाग, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में संचालित है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, देहरादून, चमोली, पौड़ी, छाम एवं उत्तरकाशी में 6 सघन कुक्कुट विकास परियोजनाएं संचालित हैं। सूकर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2 राजकीय सूकर प्रदेश पशुलोक श्यामपुर, देहरादून, काशीपुर, US नगर में स्थापित है। रेशम विभाग या विकास। राज्य में रेशम उत्पादन को गति देने के लिए उत्तराखंड कोऑपरेशन रेशम फेडरेशन का गठन किया गया। मलवारी
टसर, मूंगा, एरी रेशम सफलतापूर्वक उत्पादन हो रहा है राज्य में। बाई बाल्टीन प्रजाति कोया का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ के रेशम का निर्यात यहाँ से किया जाता है। राज्य में सिंचाई व्यवस्था। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का लगभग 12.5% भाग कृषि की जाती है। विषम भू संरचना के कारण कृषि भूमि कहीं समतल, कहीं नदी घाटियाँ, कहीं पहाड़ी ढालों में तो कहीं झीलों के किनारे हैं। यही कारण है कि पर्याप्त जल स्रोत होते हुए भी राज्य के अभी तक सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं का विकास बहुत कम हुआ है। राज्य में प्राचीन झील, झरना, तालाब, नदी तथा आधुनिक नहर, नलकूप दोनों प्रकार की सिंचाई साधन प्रयुक्त किए जाते हैं। नलकूपों द्वारा सिंचाई। राज्य के शिवालिक तथा दक्षिण क्षेत्रों में दून क्षेत्रों में सिंचाई हेतु नलकूपों का प्रयोग बहुत तेजी से हो रहा है, बढ़ रहा है। जिन क्षेत्रों में नहरों का अभाव है वहाँ इसके विकास के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में निजी तथा सरकारी दोनों प्रकार के नलकूपों का प्रचलन है। नहरों की सिंचाई। प्रदेश में सदावाहिनी नदियों की अधिकता के कारण नहरों के विकास करना आसान है, लेकिन इस प्रणाली के अधिक खर्चीला तथा भू संरचना में विषम परिस्थितियां होने के कारण नहरों का उतना विकास नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। राज्य गठन के समय यहाँ केवल 6064 किलोमीटर नहरें थी। नहरों की लंबाई और ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम भी है यहाँ पे। अब प्रमुख नहरें देखते हैं। ऊपरी गंगा नहर राज्य की सबसे पुरानी नहर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ऊपरी गंगा नहर राज्य की सबसे पुरानी नहर है, जिसका निर्माण 1842 से 1854 के बीच में किया गया। इसका उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी ने किया। ऊपरी गंगा का निर्माण किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने उद्घाटन किया। इस नहर को हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिनी छोर से निकाला गया है, जो कि कानपुर तक आई है। 1983 में इसका आधुनिकीकरण किया गया। इस नहर में उत्तर प्रदेश के साथ ही हरिद्वार के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है। पूर्वी गंगा नहर परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत हरिद्वार में नवनिर्मित भीमगोंडा शीर्ष तथा 48.55 किलोमीटर लंबी 137 क्यूसेक शीर्ष क्षमता की मुख्य नहर निकाली गई है। मुख्य नहर में 5 शाखाएं चंदोक, नगीना, नजीबाबाद, नहटोर, अलावपुर आदि निकाली गई हैं। शारदा नहर प्रणाली। यह नहर चंपावत के बनबसा, उत्तराखंड, नेपाल से निकाली गई है। इस नहर की प्रणाली का निर्माण 1928 में शारदा काली नहर पर हुआ था। जमरानी बाग परियोजना, नानक सागर बांध परियोजना। ये याद रखना, ये परियोजनाएं कौन सी नहर पे चलाई गई है? नानक सागर बांध परियोजना। ये नैनीताल से निकलने वाली नंधौर नदी पर नैनीताल यूएस नगर के बीच में। रामगंगा नहरें पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ के पास बनाकर निकाली गई हैं। भीमताल, यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। यहाँ से छोटी छोटी बहुत सारी नहरें निकली हुई है, जिनसे आसपास की सिंचाई की जाती है। टिहरी बांध परियोजना। यह बहुउद्देशीय परियोजना शिलान्यास है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। 2006 से 7 में इसका प्रथम चरण शुरू हुआ था। भागीरथी एवं भिलंगना नदियों के संगम पर बनने वाले 260 मीटर ऊंचे बांध, एशिया का सबसे बड़ा बांध है ये टिहरी बांध। परियोजना 260 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है। टिहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार जिलों में इससे बिजली पहुंचाई जाती है, सिंचाई की जाती है। ग्राम्या परियोजना। इसमें 7 जनपदों में विश्व बैंक के वित्त पोष से विकेंद्रित जलमार्ग विकास परियोजना को ग्राम्या का संचालन किया जा रहा है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। ऐसे ही हम पूरी परीक्षा वाणी का रिवीजन करेंगे।